बंगाल एक ऐसा नाम जो जवां पर आते ही एक अजीब सा सुकून और गौरव भर देता है। यह वो मिट्टी है जिसके बारे में कभी अंग्रेजों ने बड़े रस्क से कहा था कि आज बंगाल जो सोचता है भारत वह कल सोचेगा। यह वो भूमि है जिसने हमें जनगण मन दिया, वंदे मातरम दिया और देश को जय हिंद का नारा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी बंगाल ने विभाजन का वह गहरा जख्म भी सहा है जिसे आज भी इतिहास भुला नहीं पाया। इसने अकालों की वह भयानक मार झेली जहां हंसते खेलते परिवार कंकाल में बदल गए। दशकों तक यह भूमि अपनी पहचान, अपने अस्तित्व और अपनी पुरानी गरिमा को वापस पाने के लिए संघर्ष करती रही। आज की हमारी यह यात्रा बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे सम्राट शशांक के उस प्राचीन गौरव से लेकर संदेश खाली की उन खौफनाक चीखों तक, पाल राजाओं के स्वर्ण युग की कला से लेकर 2026 के उस ऐतिहासिक जनादेश तक जिसने 15 साल पुराने एक अभेद्य किले को एक महिला की सुरक्षा के लिए उठी चिंगारी से ढाह दिया। आखिर कैसे इस मिट्टी ने बार बार कुचले जाने के बाद भी खुद को पुनर्जीवित किया, कैसे यह बंगाल बार बार गिरकर खड़ा हुआ। आइए इतिहास के धूल भरे पन्नों को एक एक कर कर पलटते हैं और मिलकर जानते हैं उस बंगाल को जो कभी झुकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, जो बस इंकलाब लिखता है। यह है बंगाल की संपूर्ण महागाथा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं उसे आखिर बंगाल कहा ही क्यों जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? असल में हजारों साल पहले वैदिक काल और महाकाव्य काल में बंगाल कई छोटे छोटे राज्यों, जनपदों में बटा हुआ था, जिनमें पुंड्र, वंग, गौड़, राढ़ और समतट प्रमुख थे। इन जनपदों में सबसे बड़ा और प्रमुख था वंग या बंग। ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इस नाम का जिक्र मिलता है। समय के साथ यही बंग बदलकर बंगाला बन गया। इतिहास का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुर्तगाल के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आए और उन्होंने अपनी भाषा के अंदाज में इसे बेंगाला पुकारना शुरू किया। और बाद में जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इसे छोटा करके बंगाल कहा। हालांकि कुछ विद्वान एक और बहुत ही जमीनी तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ के खेतों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए ऊंची ऊंची मेड़े बनाई जाती थी, जिन्हें स्थानीय भाषा में आल कहा जाता था। इसी वंग और आल के मेल से शब्द बना बंगाल। हालांकि सच क्या है, यह आज भी इतिहास के पन्नों में पूरी तरह साफ नहीं, पर यह नाम आज हमारी पहचान बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। वैदिक काल और महाकाव्य काल में बंगाल कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसा कि हमने बताया, इनमें पुंड्र, वंग, गौड़, राढ़ और समतट प्रमुख थे। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यहाँ गंगा रेडाई नाम का एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य था। उनकी विशाल हाथी सेना का एक ऐसा खौफ था कि विश्व विजेता सिकंदर महान की सेना ने व्यास नदी पार कर बंगाल की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। जासूसों ने खबर दी थी कि गंगा रेडाई के पास 6000 युद्धक हाथी हैं। यूनानी सैनिकों ने हाथियों का इतना विशाल जमावड़ा पहले कभी नहीं देखा था। कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर की सेना के पीछे हटने का एक बड़ा कारण बंगाल के इन हाथियों और योद्धाओं का खौफ भी था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में राजा शशांक बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर उभरे। वे गौड़ के राजा थे और उन्हें बंगाल का पहला महान एकीकृत शासक माना जाता है। उन्होंने ही बंगाल को एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी और कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को भी वे कड़ी टक्कर देते थे। राजा शशांक की मृत्यु के बाद लगभग 650 ईस्वी के बाद बंगाल में करीब 100 सालों तक भयानक अराजकता रही।
इतिहासकार इस समय को मात्स्य न्याय, बड़ी मछली का छोटी मछली को खा जाना कहते हैं। हर शक्तिशाली जमींदार या सामंत अपने पड़ोसी को लूट रहा था। कोई कानून नहीं था और आम जनता त्रस्त थी। लेकिन 750 ईस्वी के आसपास बंगाल के प्रमुख नागरिकों और सामंतों ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि आपसी लड़ाई खत्म करने के लिए वे किसी खानदानी राजकुमार को नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो योग्य हो। उन्होंने गोपाल नाम के एक सैन्य नेता को चुना। उस युग में राजा आमतौर पर तलवार के दम पर बनते थे या विरासत में गद्दी पाते थे, लेकिन गोपाल को प्रकृति, जनता या समूह ने चुना था। गोपाल ने पाल वंश की नींव रखी, जिसने अगले 400 साल तक बंगाल पर राज किया और उसे भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। गोपाल के पुत्र धर्मपाल और पौत्र देवपाल ने बंगाल को उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। उनका साम्राज्य कन्नौज से लेकर तिब्बत की सीमाओं तक फैला था। पाल राजा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महान विश्वविद्यालयों और सोमपुरा महाविहार आज के बांग्लादेश में का निर्माण कराया। इस काल में मूर्तिकला और चित्रकला की पाल शैली विकसित हुई, जिसका प्रभाव आज भी तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया में दिखाई देता है। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश सत्ता में आया, जो मूल रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक से आए थे। राजाओं जैसे विजयसेन और लल्लाल सेन ने हिंदू धर्म और संस्कृत साहित्य को पुनर्जीवित किया। सुप्रसिद्ध कवि जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की, राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। प्राचीन बंगाल अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में विख्यात था। यहाँ का मलमल इतना बारीक होता था कि वह रोम के बाजारों में सोने के दाम पर बिकता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, आज का तामलुक बंदरगाह, उस समय का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। यहाँ से जहाज श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन तक जाया करते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्क सेनापति इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर अचानक हमला किया। कहा जाता है कि जब खिलजी ने केवल 18 घुड़सवारों के साथ हमला किया तो राजा लक्ष्मण सेन दोपहर का भोजन कर रहे थे। हमला इतना अचानक और गुप्त था कि राजा को लगा कि विशाल सेना आ गई। अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए उन्हें महल के पिछले दरवाजे से नंगे पैर निकलना पड़ा था। इस एक छोटी सी चूक ने बंगाल में प्राचीन हिंदू बौद्ध काल का अंत कर दिया और मध्यकालीन सल्तनत युग की शुरुआत। उस जमाने में दिल्ली के सुल्तानों के लिए बंगाल एक ऐसी खतरनाक प्रेमिका की तरह था, जो हाथ तो आती थी पर दिल कभी नहीं देती। दिल्ली से बंगाल इतना दूर था कि जब तक दिल्ली से फौज चलती, यहाँ का गवर्नर खुद को राजा घोषित कर चुका होता था। एक समय बंगाल 3 हिस्सों में बंट गया था। फिर आया हाजी इलियास शाह। हाजी इलियास शाह इतना शातिर और बहादुर था कि उसने तीनों हिस्सों को तलवार के दम पर एक कर दिया। जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बड़ी फौज लेकर आया तो इलियास शाह डरा नहीं, बल्कि उसने एक डाला कि किले में खुद को बंद कर लिया। दिल्ली की फौज महीनों बाहर खड़ी रही। उनका रसद खत्म होने लगा, लेकिन इलियास बाहर नहीं आया। अंत में दिल्ली के सुल्तान को हार मानकर संधि करनी पड़ी। इसी इलियास शाह ने पहली बार गर्व से कहा, मैं बंगाली हूँ। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह का दौर आया, जिसे बंगाल का अकबर कहा जाता है। हिंदू उसे नृपति तिलक कहते थे और उसी के समय चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन की गूंज पूरे बंगाल में फैली। एक मुस्लिम सुल्तान के राज में कृष्ण भक्ति अपने चरम पर थी। मुगल सम्राट हुमायूं जब बंगाल पहुंचा तो यहाँ की हरियाली, रसीले आमों और खूबसूरत महलों को देखकर इतना लट्टू हो गया कि उसने इसका नाम ही रख दिया जन्नताबाद। लेकिन उसी जन्नत में एक शेर छिपा था, शेर शाह सूरी।
जब हुमायूं अय्यासियों में डूबा था, शेर शाह ने चुपके से उसकी रसद काट दी और उसे ऐसा खदेड़ा कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत नदी में कूदना पड़ा। शेर शाह ने बंगाल को वो मशहूर जीटी रोड दी। जब अकबर ने बंगाल जीता तो मुगलों की किस्मत खुल गई। बंगाल उस समय दुनिया का सुपर मार्केट था, जहां का मलमल इतना बारीक होता था कि कहते हैं कि पूरी साड़ी एक अंगूठी से निकल जाती थी। रोमन साम्राज्य की औरतें इसे पहनकर खुद को अप्सरा समझती थीं और वहां की संसद ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि सारा सोना बंगाल जा रहा था। मुगलों ने बंगाल को एक और नाम दिया था, नर के पुर अजनियमत, मतलब यहाँ सामान तो जन्नत जैसा मिलता है, पर यहाँ की गर्मी और बीमारियां नर्क जैसी। मुगलों के लिए बंगाल जीतना आसान नहीं था। यहाँ के 12 जमींदार, 12 भुइयां मुगलों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उनके नेता थे ईसा खान। अकबर ने अपने सबसे बड़े सेनापति राजा मानसिंह को भेजा। कहते हैं कि बीच युद्ध में मानसिंह की तलवार टूट गई। ईसा खान चाहते तो वार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार म्यान में डाली और कहा, राजपूत योद्धा निहत्थे पर वार नहीं करते, लो मेरी दूसरी तलवार लो और फिर लड़ो। मानसिंह उनकी इस दरिया दिली से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लड़ाई बंद कर दी और दोनों दोस्त बन गए। मुगल काल में ढाका दुनिया का सबसे रईस शहर बन गया, जहां औरंगजेब के बेटे ने इतनी दौलत जमा की कि दिल्ली का खजाना भी पीछे छूट गया। पर बंगाल के उत्थान की यह कहानी खत्म होती है नवाब सिराजुद्दौला पर। बंगाल इतना अमीर था कि अंग्रेजों की लार टपकने लगी थी। सिराजुद्दौला महज 23 साल का नौजवान था। वह अंग्रेजों की चालाकी समझता था, लेकिन अपने ही सेनापति मीर जाफर की गद्दारी नहीं समझ पाया। प्लासी का वो मंजर जहां 1757 में जब युद्ध हुआ तो नवाब की 50,000 की फौज के सामने अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 सैनिक थे। लेकिन मीर जाफर बुत बनकर खड़ा रहा, क्योंकि उसने सौदा कर लिया था। सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। इसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध ने बंगाल को पूरी तरह अंग्रेजों की जागीर बना दिया। अंग्रेजों ने बंगाल को सिर्फ पैसा बनाने की मशीन समझा। उन्होंने किसानों पर इतना लगान थोपा कि बंगाल का दम टूटने लगा। 1770 में एक बहुत भयंकर महाअकाल बंगाल में पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। लोग घास खाने को मजबूर थे। इसी जुल्म के खिलाफ सन्यासी विद्रोह हुआ, जिस पर बंकिम चंद्र ने आनंद बट लिखा। अंग्रेजों ने बंगाल को कुचला तो बंगाल ने कलम और सोच से जवाब दिया। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार किए। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र ने सोए हुए भारत को जगाया। अंग्रेजों ने कहा था, आज बंगाल जो सोचता है भारत कल सोचेगा। अंग्रेजों ने फूट डालने के लिए 1905 में बंग भंग बंटवारा किया, लेकिन लोग सड़कों पर उतरे और एक दूसरे को राखी बांधी। 1911 में अंग्रेजों को डर के मारे राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ी। बंगाल बम और बंदूक का घर बना। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। सूर्यसेन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी तो मिली, लेकिन 1947 में बंगाल मजहब की लकीरों में बंट गया। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। 1947 में विभाजन के बाद बंगाल के हिस्से में केवल जमीन के टुकड़े नहीं आए, बल्कि शरणार्थियों का एक अंतहीन समंदर आया। ढाका पाकिस्तान में चला गया और कोलकाता पर अचानक लाखों लोगों का बोझ आ गया। आजादी के बाद शुरुआती 2 दशकों तक बंगाल में कांग्रेस का दबदबा रहा। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिन्हें आधुनिक बंगाल का निर्माता कहा जाता है, के नेतृत्व में दुर्गापुर और कल्याणी जैसे औद्योगिक शहर बसाए गए। लेकिन धीरे धीरे सत्ता के प्रति मोह
और अंदरूनी गुटबाजी ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। सन 1960 और 70 यह वह दौर था जब बंगाल की सड़कों पर अन्न आंदोलन हो रहे थे, बेरोजगारी बढ़ रही थी और केंद्र के साथ बंगाल के रिश्ते तल्ख हो रहे थे। इसी बीच 1967 में दार्जिलिंग के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से एक चिंगारी उठी। चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में शुरू हुए इस हिंसक आंदोलन ने बंगाल के पढ़े लिखे युवाओं को अपनी ओर खींच लिया। कोलकाता की दीवारों पर चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन जैसे नारे लिखे जाने लगे। राष्ट्रपति शासन और राजनीतिक हत्याओं के उस दौर में बंगाल पूरी तरह लहूलुहान हो गया था। 1977 में राजनीति की एक नई पटकथा लिखी गई। ज्योति बासु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में आया। यह दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार बनने वाली थी। ऑपरेशन वर्गा और ग्रामीण क्रांति, वामपंथियों ने सबसे पहले गांवों पर अपनी पकड़ मजबूत की। ऑपरेशन वर्गा के जरिए बटाईदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया, जिससे कांग्रेस का आधार पूरी तरह खत्म हो गया। पंचायत व्यवस्था में वामपंथियों ने अपने कार्यकर्ताओं को इस कदर पिरोया कि बंगाल के गांवों में बिना पार्टी कैडर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता था। जहां गांवों में सुधार हुआ, वहीं शहरों में घेराव और हड़ताल वर्क कल्चर बन गए। ट्रेड यूनियनों की दादागिरी के कारण बिड़ला और टाटा जैसे बड़े घराने बंगाल छोड़ने लगे। कोलकाता, जो कभी भारत की आर्थिक राजधानी था, रैलियों का शहर बनकर रह गया। ज्योति बासु के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य ने औद्योगिकीकरण की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिंगूर में टाटा नैनो और नंदीग्राम में सेज में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ हुए खूनी संघर्ष ने 34 साल पुराने इस किले में आखिरी कील ठोक दी। 2011 में जब ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया, तो बंगाल के लोगों ने उन्हें एक मसीहा की तरह सर आंखों पर बिठाया। उन्होंने 34 साल की उस विशाल मशीनरी को अपने जुझारू तेवर और साधारण हवाई चप्पल वाली छवि से हरा दिया। शुरुआती वर्षों में ममता बनर्जी ने गांवों तक बिजली, सड़कें और सस्ती दर पर अनाज पहुंचाया। कन्याश्री योजना ने लड़कियों की शिक्षा बदली, तो लक्ष्मी भंडार ने महिलाओं को सीधे नगद सहायता दी। इन योजनाओं ने उन्हें एक मजबूत वोट बैंक दिया। लेकिन 2016 के बाद सत्ता का नशा और कैडर कल्चर का बदला हुआ रूप, टीएमसी कैडर, सामने आने लगा। शिक्षक भर्ती घोटाला बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा धब्बा बना। जब पार्थ चटर्जी जैसे मंत्रियों के करीबियों के घर से करोड़ों के नोटों के पहाड़ निकले, तो उन युवाओं का दिल टूट गया जो सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे थे। कटमनी और सिंडिकेट हर छोटे बड़े निर्माण कार्य का हिस्सा बन गए। संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया, जहां सत्ताधारी दल के नेताओं पर महिलाओं के शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगे। अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसके बाद सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ ने बंगाल के मध्यम वर्ग और महिलाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तिलहाटो और बोगदुई जैसी हिंसा की घटनाओं ने लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। मई 2026 के विधानसभा चुनाव बंगाल के इतिहास में एक नए सूर्योदय की तरह दर्ज हुए। यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं, बंगाली अस्मिता और विकास की लड़ाई बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने सोनार बांग्ला का जो सपना दिखाया, वह बंगाल के उन युवाओं को भा गया जो काम की तलाश में कर्नाटक और महाराष्ट्र पलायन कर रहे थे। बीजेपी ने वादा किया कि वह सिंडिकेट का राज खत्म कर यहाँ वैसी ही इंडस्ट्री लगाएंगे जैसी गुजरात और उत्तर प्रदेश में आ रही है। मतुआ और राजवंशी जैसे समुदायों ने, जो वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, एकजुट होकर बीजेपी का साथ दिया। ममता बनर्जी की अपनी सीट भवानीपुर से
से हार ने यह साफ कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। ममता बनर्जी का 15 साल का शासन, जो बड़े वादों के साथ शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार और असुरक्षा के आरोपों के बीच समाप्त हो गया। आज 2026 में बंगाल एक नए मोड़ पर खड़ा है। लोगों को उम्मीद है कि अब राजनीतिक हिंसा का दौर थमेगा। स्कूलों में पैसे के दम पर नहीं, बल्कि योग्यता के दम पर नौकरी मिलेगी और बंगाल फिर से उसी सांस्कृतिक और आर्थिक ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां वह राजा शशांक या पाल राजाओं के समय था। प्राचीन गंगा रेडाई के शौर्य से लेकर 2026 की इस नई लोकतांत्रिक क्रांति तक बंगाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि यहाँ की जनता बदलाव के लिए किसी भी सत्ता को उखाड़ फेंकने का साहस रखती है। यह वह भूमि है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया और आज यह एक बार फिर से अपनी खोई हुई गरिमा और सोनार बांग्ला के स्वप्न को सच करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। तो दोस्तों, यह थी बंगाल की आदिकाल से लेकर आज के महापरिवर्तन तक की वह यात्रा जिसने इस मिट्टी को सोनार बांग्ला बनाया। अगर आपको इतिहास की यह बातें और बंगाल की यह अनकही कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली महागाथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस महान साम्राज्य या घटना पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।